8 बज रहे हैं ना? ठीक है। बच्चों की यार 3-3 क्लास हो गई यार, है ना? कोई नहीं, स्टार्ट कर दो। हाँ भैया, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, क्या हाल चाल भाई? कद्दू गैंग, कैसे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि पहली क्लास द्वारा आ गया मास्टर है। बेटा मैं मानता हूं कि आपकी 3-3 क्लास चल रही थी अब तक, है ना? चलो ये अच्छी बात है कि अब नेक्स्ट वीक से आपकी 2 ही क्लास होंगी, है ना? शायद जहां तक मेरे को याद है आपकी 2 ही क्लास हो गई है। तो नेक्स्ट वीक से ही रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, है ना? और क्योंकि आपकी हैबिट तो 3-3 क्लास की हो ही गई है, ठीक है? तो लेकिन मैं इस क्लास को 1.5 घंटे तक नहीं खींचूंगा, मैं केवल 1 घंटा पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैं केवल 1 घंटा पढ़ाऊंगा, और जो है ताकि जो है आपको ऊपर ज्यादा लोड भी ना पड़े और हमारा क्लास का यूटिलाइजेशन भी बढ़िया हो जाए। मैं बस केवल 1 घंटा पढ़ाऊंगा, ठीक है? 1 घंटा पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। फिर मैं आपको थोड़ा सा पेपर वेपर के बारे में डिस्कस कर लूंगा, किस प्रकार से पेपर वगैरह आपको कल का पेपर देना है, ठीक है भाई? ओके। हाँ, कल आपका एडवांस का टेस्ट है, बिल्कुल, ठीक है? चलो, तो मैं एक काम करता हूं, सब लोग रेडी हो? सारे लोग? हाँ, रेडी हो भाई? इसलिए मैंने आज का लेक्चर ना, लेक्चर नंबर 12 पार्ट 2 रखा है, ठीक है? 12 पार्ट 2 रखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। पार्ट 1 मैंने थोड़ी देर पहले ले लिया था, पार्ट 2 हमारा ये हो गया है। इसमें बस 1 ही घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? मैं पढ़ाना 9 बजे बंद कर दूंगा, ठीक है? और जितना पढ़ाऊंगा सब आपको रिवाइज कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। 1 घंटे के बाद फिर मैं आपका थोड़ा सा पेपर के बारे में आपको गाइड करूंगा, कैसे आपको पेपर देना है। फिर काम काम की चीजें जो है रिवाइज करने की, वो भी आपको 4-5-10 मिनट में रिवाइज करा दूंगा आपको, ठीक है भाई? शुरू करें? रेडी ऑल ऑफ यू? सर केपीपी 8 कहां है? हाँ बेटा, केपीपी 8 में अभी भेज दूंगा। शायद मैंने कल भेज दी थी। उसमें 74 क्वेश्चन है टोटल, 74 क्वेश्चन है केपीपी 8 में। उसमें मैंने आपको 26 सवाल तो पहले ही दे दिए थे, पहले वो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। फिर मैंने इसमें ग्राफ के क्वेश्चन ऐड किए ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है आपकी और बढ़िया हो सके। 50 सवाल मैंने ग्राफ के ऐड किए, ठीक है? तो प्लीज आपको लगाना है, मतलब लगाना है। वैसे तो मैंने देखो 26 क्वेश्चन तो मैंने आपको 3-4 दिन पहले होमवर्क दे दिया था, फिर 50 तक मैंने कल या परसों होमवर्क दे दिया था, ठीक है? तो उस हिसाब से आपके पास 20-20 सवाल का डोज पर डे जाएगा। लेकिन नहीं आई, नहीं मैंने भेज दी थी भाई, मैंने भेज दी थी यार। अरे कैसे नहीं आई भाई? फोन कहां है मेरा? मैंने भिजवाई है, अब फोन भी चला गया कहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी अपलोड करा दूंगा, ऐसी बात है तो। ये देखो, ये तो आ चुकी है तुम्हारे पास, ये तो आ चुकी है, ये तो ऑलरेडी आ गई थी। मैंने इसी को इसमें मर्ज कर दिया। 26 क्वेश्चन में मैंने 49 जो है मतलब 48 क्वेश्चन और ऐड कर दिए थे मैंने, ठीक है? तो ये आपकी हो गई थी 74 क्वेश्चन हो गए मोर। तो मैंने सोचा कि यार अलग अलग करने से अच्छा एक साथ ही दे दूं आपको, ठीक है? मुझे पूरा भरोसा है आप उसके क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन आपको डाउट कुछ कुछ सवाल में आएगा, आई टोटली एग्री ऑन दिस। तो भैया इसके लिए अब मैं काम करता हूं, ठीक है? मेरी आज की सैटरडे नाइट आपके नाम, ठीक है? मेरी आज की सैटरडे नाइट, ठीक है? सैटरडे नाइट आपके नाम, ठीक है? आपके नाम का मतलब आपके नाम का मतलब ये हो गया, मैं इसको आज रात रिकॉर्ड कर लूंगा पूरा। 70 के 74 क्वेश्चन को मैं इसको डिस्कस कर लूंगा आज, ठीक है? और ये आपको कोशिश करूंगा कि आज रात को ही अपलोड करा दूं। आज रात तो नहीं हो पाएगा यार, फिर कल ही अपलोड हो पाएगा, फिर ये कल अपलोड करवा दूंगा, कल अपलोड मॉर्निंग में, ठीक है? ओके, ठीक है? ठीक है भाई। बहुत फोन कहां गया? मेरा फोन कहां चला गया? थोड़ा भी चार्ज नहीं हुआ? जल्दी से लेके आओ यार, मुझे बात करनी है। वो बच्चों को केपीपी नहीं मिली यार। आप उनको कॉल लगाओ ना, उनको बैच मैनेजर को कॉल लगाइए प्लीज। मैं उनसे बात करता हूँ कहाँ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। मैं तो भेज दी थी, ठीक है भाई साहब? भाई मैं, मुझे तो ये देख देख के डर लग रहा है। 74 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं भाई, खुद तो मैं कर लूँ एकदम जल्दी जल्दी 10 से 15 मिनट में, ठीक है? यहाँ समझा समझा के लिखने में भाई साहब। हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ केपीपी अपलोड नहीं हुई क्या?
अच्छा, ओके, और उसके बाद वाली? अरे चलो मैं भेजता हूं थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया प्लीज फोन लेके आइए मेरा। हाँ, ये वाला पार्ट 2। ठीक है, जल्दी फोन मेरा ले आइए। चलो भाई स्टार्ट करें फिर पढ़ाई। 5-6 मिनट हो गए हमारे। लैग अबे यार, लैग भी आ गया इसी में। क्या लैग आ रहा है? क्या हो गया ये? हो गया शायद, चेक करियो जल्दी। जल्दी बेटा, इसमें पेशेंस रखना है ना। मैं आज रात को कर दूंगा पूरा डिस्कस इसको, ठीक है? पूरी डिस्कस कर दूंगा मैं। और ये कल आपको मिल जाएगा अपलोड, कल सुबह तक आपको 7 AM तक मिल जाएगा आपको। 7 AM डन। अपने डाउट क्लियर कर ले, मतलब ये आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा, फ्यूचर मतलब कभी मान के चलते जब बाद में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है तब के लिए भी अच्छा रहेगा तेरे लिए, ठीक है? ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, देख, है ना? मेरा टारगेट आपकी यह है कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया चलती रहे, बस पेन के चलता रहे, ग्राफ के साथ खेलते रहो, कंसेप्ट को अप्लाई करते रहो, ठीक है? मैं एक बार और सेंड कर देता हूं, अभी अपलोड हो जाएगी। भाई साहब 1% बैटरी बची है बस, किसी तरह बच जाए। हैंग कर रहा फोन भी। KPP8। देखते हैं जा पाएगा नहीं जा पाएगा। जा जा भैया जा। चला गया। इसको अपलोड कर दीजिए, अभी अपलोड कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन लगाना, मजे आएंगे तो ये क्वेश्चन लगाने में, ठीक है? चल, चलो भाई मैं स्टार्ट करूं फिर अब, ठीक है? मैं अब तुम्हारी चैटिंग बंद कर रहा हूं क्योंकि अब हमारे पास है 50 मिनट पढ़ने के लिए, ठीक है? 50 मिनट पढ़ेंगे भैया, ठीक है? और फिर उसके बाद जो है फिर मैं आपके बारे में डिस्कशन करूंगा, जो भी आपका पेपर है, और फिर आप चले जाना आराम से, ठीक है? रात में KPP का मजा लेना, क्वेश्चंस को लगाना खूब बढ़िया तरीके से, ठीक है? और जो है फिर सुबह तक मैं 7 AM तक आपको जो है उसके सारे 74 क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का प्रॉपर ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन, जो भी वीडियो डिस्कशन वीडियो बनता है वो मैं बना के आपको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है भाई? चलो शुरू करते हैं अब इसके बाद। तो सॉरी मैं तुम्हारी चैटिंग कर रहा हूं बंद, ठीक है? चैटिंग कर रहा हूं बंद। अब KPP के बारे में टेंशन ना लो, मैं चेक कर लूंगा, क्लास के बाद चेक कर लूंगा मैं कौन कौन सी गई है। शायद हो सकता है नंबर में कंफ्यूजन हो गया है, 6-7 जो भी है मैं देख लूंगा, वो छोड़ो, अब क्लास पे फोकस करो, ठीक है? अभी भैया अपलोड कर देंगे। भैया प्लीज अगर आप सुन रहे हो तो मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया है, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, उसमें 74 क्वेश्चन है विद आंसर के साथ, उसको आप अभी अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? तो वो तुम्हें अभी अपलोड हो जाएगी। तो चलो भाई साहब शुरू करते हैं अगला पार्ट। हम चल लेते हैं इंटीग्रेशन में। तो पहले मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। पूरा इंटीग्रेशन अभी जो मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में वो मैं आपको समझा देता हूं। दो प्रकार का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है? ठीक है भाई साहब, ओके। दो प्रकार का इंटीग्रेशन होता है। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये लिखना नहीं है प्लीज, लिखना मत, क्योंकि ये सब आपकी कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। मन का ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है सर? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था कि सपोज मैं आपसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम इसको ऐसा पढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, कि सर हमें करना है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो dx लिखते हैं। तो ये निकल के आया x³/3 प्लस हमें यहां पर एक कांस्टेंट c ऐड करना पड़ता था, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था डिटेल में, ठीक है सर? ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहली बात तो एक कांस्टेंट c ऐड करना पड़ता है, पहली बात, ठीक? दूसरी बात, यहां पर कोई लिमिट नहीं होती,
कोई लिमिट नहीं होती। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है दोनों में, यहां कोई लिमिट नहीं होती, अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसा कुछ नहीं था, बस चुपचाप इंटीग्रेट कर दो, सी लिख दो। ठीक ठीक है सर, ये तो होगी आपकी कल की कहानी। ठीक है सर, अगर किसी को लिखना हो तो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा प्लीज, है ना। ओके, क्लास मत छोड़ना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है देख, है ना, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ना पूरी फिजिक्स में काम आएगा, मैंने तेरे को बोला था पहले, ये आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगा, काइनेमेटिक्स में काम आएगा, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में काम आएगा, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में काम आएगा, फिर उसके बाद जो है और अच्छे लेवल के सवालों में काम आएगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में काम आएगा, फ्रिक्शन में काम आएगा, वर्क पावर एनर्जी में काम आएगा, सर्कुलर मोशन में काम आएगा, रोटेशन में काम आएगा, सेंटर ऑफ मास में काम आएगा, इलास्टिसिटी में काम आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ोगे, हीट में भी काम आएगा, फ्लूइड में भी काम आएगा, ठीक है, सब जगह हर चैप्टर में काम आएगा, ग्रेविटेशन में भी काम आएगा, ठीक है, एसएचएम में भी काम आएगा। इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा सा बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करी, इसलिए मैं एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से समझना। ठीक है, ठीक है सर, ओके, ठीक है सर, ओके सर, कैसे काम आएगा, कैसे यूज होगा, बोस चैप्टर के हवाले छोड़ दे, बोस चैप्टर को छोड़ दे, कैसे हो, अभी के लिए जो समझा रहा हूं वो समझ यहां पर। ठीक है सर, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें सी आता है, सी ऐड करना पड़ता है हमको यहां पर, और उसके बाद इसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं होती। सी की वैल्यू, सी इज ए कांस्टेंट, सी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, उसके लिए क्वेश्चन वाले को हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वो सवाल वाला खुद बताएगा इंफॉर्मेशन। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको दिया था कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी इतनी है, तो हमने c की वैल्यूज निकाली थी, तो c की वैल्यूज निकालने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक ठीक है सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन, पिछली क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है सर, सर डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे पढ़ते हैं, कैसे बोलते हैं। मैंने कहा सपोज मैं fx का इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ूंगा कि सर मेरे को fx का इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, x के रेस्पेक्ट में fx का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक खास बात ये होती है कि यहां पर एक x की लोअर लिमिट होती है और एक x की अपर लिमिट होती है, जिसको मैंने x इनिशियल और जिसको मैंने x फाइनल कह दिया है। ठीक है सर जी, मतलब यहां देखने वाली बात यह है कि यहां पर x की लिमिट होती है, x की लोअर एंड अपर लिमिट लिखी होती है। लिखी होती है, ये मत सोचना सर इसका यूज कैसे करेंगे, यूज करना मैं सिखा दूंगा, अभी बस जो है थ्योरी, इट इज अ प्योरली मैथ्स, आप इसको कैच करो। बोले ठीक है सर जी। सर ये जो x था इसको हम लोग बोलते हैं, x इनिशियल को हम लोग बोलते हैं सर ये है आपकी लोअर लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है सर जी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके सर ये क्या है। मैंने कहा भाई साहब ये जब सॉल्व करके आता है, सपोज मान ले gx आया, तो हम एक बड़ा सा डंडा खींचते हैं, यहां लिखते हैं x इनिशियल, यहां लिखते हैं x फाइनल। मतलब बोले सर जो भी इसको सॉल्व करके आया, हम क्या करते हैं भाई साहब, हम एक बार x की वैल्यू यहां पुट करते हैं, x फाइनल की वैल्यू, अपर लिमिट की वैल्यू, और एक बार x इनिशियल की वैल्यू पुट करते हैं और दोनों को घटा देते हैं, दोनों को घटा देते हैं। मतलब ध्यान देने वाली बात यह है, सारे बच्चे ध्यान से देखना कि यहां पर सबसे मजेदार बात यह है कि यहां x की दो लिमिट होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, यहां पे दो लिमिट होती है, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां कोई कांस्टेंट नहीं आता, कांस्टेंट ऐड नहीं करते, नहीं करते। चेक करके देख ले, जैसे यहां पर हमें सी ऐड करना पड़ता था, यहां सी ऐड नहीं करना है आपको, यहां सी ऐड नहीं करना है, करना नहीं पड़ता यहां पर। ठीक है सर जी, ओके, ये तो हो गया मैथमेटिकल इसका जवाब। थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाएं, बोले सर ये होता क्या है सर, ये सर इंटीग्रेशन ऑफ सर fx gx का मतलब क्या है। मैंने कहा देख, अगर मैं कोई भी फंक्शन fx है, fx मतलब पाई बराबर fx, या कोई भी फंक्शन पाई है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं x के रेस्पेक्ट में, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, तो इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। यह मैंने आपको पिछली क्लास में दिखा दिया था। का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एरिया अंडर कर्व होता है। मतलब और इसको डिटेल में मैं लेके जाऊं कि सपोज मैं आपसे बोलूं कि fx dx का इंटीग्रेशन है x इनिशियल से x फाइनल, तो इसका मतलब है एरिया अंडर कर्व।
सर एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या हुआ? सर एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या हुआ? कौन सा एरिया है ये? मेरे भाई ये वाला एरिया है। मान ले वाई एक्सिस है, मान ले सपोज ये एक्स एक्सिस है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और सपोज एरिया, सपोज मैं बोलूं कोई सा भी फंक्शन है, सपोज इस प्रकार का, ये वाई बराबर एफ एक्स फंक्शन है। मैंने कहा ठीक है, ये वाई है, ये एक्स है। तो कायदे में क्या होगा, ये जो भी फंक्शन आ रहा है ना, सपोज ये एक्स इनिशियल कह ले, ये एक्स फाइनल कह ले। ठीक है सर जी, ये आपका एक्स इनिशियल हो गया, ये आपका एक्स फाइनल हो गया। मैंने कहा ठीक है, तो इनके बीच का एरिया अगर मेरे को निकालना है तो मुझे बस चुपचाप उसको इंटीग्रेट कर देना है, बस खत्म कहानी। मतलब मेरे को अगर एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ये वाला एरिया। यहां से थोड़ी फील कम आती है क्योंकि एफएक्स ना डराता है आप लोगों को, मुझे पता है आप फंक्शन से डरते हो। ठीक है, अभी डरोगे कुछ दिन, लेकिन जब खूब सवाल करोगे तो डरना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं इसको और सिंप्लीफाइड वे में बताता हूं। मैंने बोल दिया सपोज y बराबर एफएक्स है, y बराबर सपोज एफएक्स है। ऐसी लिखा करते थे ना, क्वाड्रेटिक होती थी तो y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। जब आप लोग कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखते थे तो देखो ऐसे लिखा करते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ा करते थे। इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए जीरो हो गया, ए जीरो नहीं होता तो क्वाड्रेटिक बनती थी। उस प्रकार से अगर मैं ए जीरो कर दूंगा तो लीनियर फंक्शन हो जाएगा, है ना, ये सारी चीजें। तो खैर अगर मैं सीधा बोलूं कि y बराबर एफ एक्स है, ठीक है सर, तो अब मैं मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा ये है, मुद्दा बोले क्या मुद्दा है? बोले सर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, वाई का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। इसका मतलब क्या है? बोले सर इसका मतलब है आपको ये सीधा याद रखना है। मैंने पिछली क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन जरूर कर दिया, लेकिन आपको सीधा बस केवल ये याद रखना है, बस केवल याद रखना है। इसका मतलब है एक्स आई से एक्स फाइनल तक का एरिया अंडर कर्व, अंडर कर्व। सर एरिया अंडर कर्व मतलब मगर नीचे वाला एरिया। सर कौन सा नीचे वाला? एक्स एक्सिस के, ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये वाली एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच का एरिया। ठीक, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं देसी भाषा में, एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच एरिया, ये इसका मतलब है। आ रही है बात समझ में? ठीक है सर जी। तो यहां मैं लिख सकता हूं एरिया का मतलब क्या है? बोले एरिया का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, ये एरिया का मतलब आपके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नींद में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, तो आप नींद में बोलते हो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। याद करो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल ले हो। याद करो, मैंने आपको याद कराया था, फिर इस पे कितने सारे सवाल किए थे हम लोगों ने, है ना, सब अप्लाई किया था फिजिक्स में। उसी प्रकार से कोई अगर पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ठीक, बोले एरिया अंडर कर्व सब पूरा बताओ सर, कहां से कहां तक? मैंने कहा भाई यहां तू बता दे एक्स की वैल्यू। सपोज कोई बोले सर यहां एक्स की वैल्यू ना 2 से लेके हम 6 तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाना, फ्रॉम एरिया अंडर कर्व फ्रॉम एक्स बराबर 2 टू एक्स बराबर 6, 2 से लेकर 6 तक के बीच का एरिया अंडर कर्व हो गया है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, इसमें मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं बोलूं क्वेश्चन, फाइंड एरिया अंडर कर्व, ठीक है, फ्रॉम एक्स बराबर 2 टू एक्स बराबर 6 फॉर द ग्राफ y बराबर एक्स क्यूब। मैंने सपोज ये सवाल पूछ लिया कि y बराबर एक्स क्यूब फंक्शन के लिए 2 से लेकर 6 तक के बीच का एरिया बताओ। तो अगर तुम वैसे एरिया कैलकुलेट करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे एरिया कैलकुलेट। क्यों? बोले सर कैसे, सर ये एरिया कैसे निकालेंगे? सर आप ये बताओ सर, सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा ग्राफ होगा, इस प्रकार का ग्राफ होगा। क्यूबिक का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, लाइक दिस। मान ले क्यूबिक का ग्राफ है, तो इसका मतलब x बराबर 2 पर अगर मैं बात करूं, ये हो गया x बराबर 2, मैंने कहा ठीक है, ये हो गया सपोज x बराबर 6, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y बराबर एक्स क्यू हो गया।
तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, तो मेरे भाई ये कहना चाह रहा है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। अब ये एरिया कैसे निकालूं मैं? ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो मजा आ जाता, मैं उसको ट्रेपीजियम वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेता। आ रही बात समझ में? अब ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो फिर कैसे निकालूं मैं? ये वाला एरिया कैसे लिखूं? तो अभी हमने पढ़ा सर ये एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। मैं यही बात आपसे बार बार कहना चाहूं, वाई डी एक्स इंटीग्रेशन एरिया। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में क्या? बोले सर आंसर विल बी, आंसर क्या हो जाएगा? बोले इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। बोले कहां से कहां तक? मैंने कहा 2 से लेके 6 तक, तो यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 6। इस 2 को बोलते हैं इट इज द लोअर लिमिट ऑफ एक्स, इस 6 को बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ एक्स। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है, तो y की वैल्यू किसके बराबर है? सब y बराबर एक्स क्यू है, तो आप यहां लिख लोगे एक्स क्यू इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से लेके 6 तक। तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, कि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम लोअर लिमिट x बराबर 2 टू अपर लिमिट x बराबर 6। मतलब 2 से लेके 6 तक का इस फंक्शन के लिए ये सॉल्व होकर जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस ग्राफ। आ रही बात समझ में? ये कहानी है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जो है अलग से बताया था कि सपोज एक्स क्यू इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना है 2 से लेके 6 तक, तो कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने कहा भाई साहब ऐसा सॉल्व करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट कर ले। बोले इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 4/4। मैंने कहा बड़ा सा डंडा खींच, यहां लिख ले 2, यहां लिख ले 6, ठीक? या फिर तो यहां लिख ले x इनिशियल बराबर 2 या x फाइनल बराबर 6। इसका मतलब है 2 से 6 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है 2 से 6 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब 2 से 6 तक का एरिया जोड़ के लिख रहे हैं, जोड़ के लिख रहे हैं। दैट इज इक्वल टू, अब आप क्या करो, x की जगह एक बार 6 पुट कर दो, 6 की पावर 4/4 माइनस, फिर x की जगह 2 पुट कर दो, 2 की पावर 4/4। सॉल्व होकर जो भी आंसर आएगा मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट दैट विल बी योर आंसर। ऐसे इसको इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि मैं और आपसे सवाल पूछूं, सपोज मैं आपसे कह दूं भाई साहब मेरे को एक्स क्यू का इंटीग्रेशन बताओ, 0 से लेके 2 तक का बताओ एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो एक्स क्यू का, अच्छा एक्स क्यू तो आ ही गया ना, सपोज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ 0 से लेके 2 तक। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यू बाई 3, बड़ा सा डंडा खींचोगे 0 से लेके 2 तक, एक बार 2 यहां पुट कर दोगे, 2 की पावर 3/3 माइनस, याद रखना माइनस यूज करना, माइनस एक बार ये पुट कर दोगे, एक्स की जगह 0 पुट कर दो, 0 का क्यू/3। मतलब आप ये समझो कि यहां से मैं कहना चाह रहा हूं कि सपोज ये पूरा फंक्शन यहां पर आ गया है, तो एक बार x की जगह 2 पुट कर दे, ये x हटा और इसकी जगह 2 पुट कर दे, माइनस एक बार x के नीचे वाला पुट कर दे, 0 का क्यू/3 बराबर कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 8/3 माइनस 0। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहां अगर मैं आपसे पूछूंगा, मैंने कहा भैया सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, तो मुझे लगता है इतना तो एक्सपर्ट हो ही गया, मन ही मन में तू बोल सकता है ये सर एक्स की पावर 4/4, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया, हमें x बराबर 2 से लेके x बराबर 6 तक की लिमिट रखनी है, एक बार x 6 लिख दो, 6 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 4/4, सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। आ रही बात समझ में? क्लियर है? उसी प्रकार से ये वाला पार्ट हो गया। क्लियर है? ये बातें कितने बच्चे समझ गए हैं? प्लीज एक बार जरा थंब अप टाइप करें, ईमानदारी के साथ थंब अप टाइप करें, ईमानदारी के साथ। जल्दी। आज तो भाई धड़ाधड़ क्लास होगी मेरी सुबह से, पहले नीट की क्लास ली, फिर एक रिकॉर्डिंग करी, फिर तुम्हारी क्लास आई, ठीक है, फिर तुम्हारी दोबारा क्लास हो गई है, इसके बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग करूंगा। अरे यार शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया, 98% बच्चे इंटीग्रेशन समझ गए। आज तो फोन भी नहीं है मेरे पास फोटो खींचने के लिए, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ठीक है मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा इस चीज का। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, मतलब तू इंटीग्रेशन समझ गया। चल इसी बात पे एक सवाल और करते हैं थोड़ा सा। मैं अब ऐसे पूछ लू क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में मैंने बोलू कि फाइंड
एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x बराबर, सपोज कोई भी मैं वैल्यू उठा लेता हूं, मैंने बोला x बराबर 0 ले लेते हैं, टू x बराबर 10, और मैंने यहां पर स्ट्रेट लाइन दे दी y बराबर सपोज 2x। ठीक, सॉल्यूशन। तो अगर मैं बोलूं भाई y बराबर 2x के लिए एरिया अंडर कर्व बता दो, यहां पर क्या होगा, एरिया अंडर कर्व। ठीक, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आप सीधा बोलोगे, बोले सर एरिया बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx। मैंने कहा y की वैल्यू कितनी है, बोले 2x है, इंटू dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से 10 तक करना है। ठीक है सर जी, ओके। 2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, बड़ा सा डंडा 0 से 10। ठीक, ठीक है सर जी। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, सिंपल पेन इंटीग्रेशन ही लिख लो सुकून से आप, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब तेरा एक्स स्क्वायर आ गया, बड़ा सा डंडा 0 से 10। जब आप x की जगह 10 पुट करोगे तो 10 स्क्वायर माइनस, जब x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर, ये तेरा निकल के आ गया 100। ये है मतलब, ठीक है। और यही चीज अगर तू अपनी 10वीं क्लास की मैथ से भी निकालना चाहे तो तू निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है, बोले सर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है मेरे भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, y बराबर 2x इज ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, ठीक है, जिसका स्लोप 2 है ना। तो अब तुम मुझे बताओ इस सवाल में वो क्या जानना चाह रहा है कि सर x बराबर 0 से x बराबर 10 तक, तो x बराबर 10 पर पहले वैल्यू चेक करो। x बराबर 10 जब मैं यहां रखूंगा, x बराबर 10 जब इस पर रखूंगा तो y बराबर 20 बन जाएगा। देखो 20 बन जाएगा y बराबर, ये देखो 20 बन जाएगा, 20 बन जाएगा, x बराबर 10 पर y बराबर 20 बन जाएगा। ये y है, ये x है। सर 20 कैसे बन जाएगा, क्योंकि y बराबर 2x है, x वैल्यू 10 पुट कर यहां पर, तो y की वैल्यू 20 आ गई। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, बोले गुरुजी हमें चाहिए ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया आप ट्रायंगल से बता दोगे भैया ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, बोले सर इसका एरिया होता है सर हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है मेरे भाई 20, ये कितनी आ गई 200 बटे 2 बराबर 100, एरिया 100 आ गया। यहां से भी 100 आया देख, और यहां से भी 100 आ गया। इसका मतलब तेरे को प्रॉपर इंटीग्रेशन की फील आ गई होगी, क्यों हम यहां से एरिया लिख रहे हैं। आई होप तुझे पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगर सपोज ये सपोज 2x क्यू होता तो फिर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर क्यूबिक हो जाता, तो फिर मैं यहां से नहीं निकाल पाता, क्योंकि मुझे केवल एरिया कुछ ही सेलेक्टेड बॉडीज का मालूम है। मुझे ट्रायंगल का एरिया मालूम है कि भैया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, मुझे स्क्वायर का एरिया मालूम है एल स्क्वायर होता है, मुझे रेक्टेंगल का एरिया मालूम है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, मेरे को चल ट्रेपीजियम का एरिया भी मालूम है। लेकिन मैं कोई भी रैंडम ग्राफ बना दूं, मैंने कहा भाई साहब ऐसे बना दूं, मैंने कहा अब बता ये वाला एरिया क्या होगा, तो ये एरिया थोड़ी ना निकाल पाऊंगा मैं। अपनी 10वीं क्लास की ज्योमेट्री से तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि कर्व कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेकिन यहां से अब आप निकाल लोगे, आपको चुपचाप y का फंक्शन जो भी दे रखा है वो क्यूबिक कह रहा है, वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, खत्म सवाल। आ रही बात समझ में। और ये चीज आप पता कहां पढ़ोगे, ये चीज आप पढ़ोगे 12th क्लास में। ये 12th क्लास के सवाल है बेसिकली, ये 12th क्लास के बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके 12th क्लास के क्वेश्चन है, ये 12th क्लास के आप चेक कर लीजिएगा। 12th क्लास की किताब में एक चैप्टर आता है एरिया अंडर कर्व, तो ये उनके बेसिक फंडामेंटल सवाल हैं। ये चीजें आप वहां भी करोगे, फिर 12th क्लास में क्योंकि मैथ्स में पढ़ोगे तो अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करोगे, वहां आप जो है एक्स स्क्वायर देके पैराबोला दे दिया जाएगा, स्ट्रेट लाइन दे दी जाएगी, फिर पैराबोला स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया निकालोगे, तो वहां सब पे आप कम से कम इस चीज को 100 बार इस्तेमाल करोगे, लेकिन वो 12th में करोगे। अभी के लिए बस इतना कैच कर लो आप यहां पर कि भाई साहब ये एरिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। क्लियर है, चलो जल्दी से नोट कर लो भाई सारे बच्चे, इसको नोट कर लो जल्दी। 8:33 हो गए, बस 20 मिनट की क्लास और बच रही है, जल्दी नोट कर लो जल्दी। सारे बच्चे हो गया, ये मत लिखना भाई, इतना ही बहुत है। अरे हाँ इसको भी लिखना है, ये तो मत लिखना है ना, इसको लिख ले, बस ये लिख ले, ये जरूर लिख लो सारी बातें। सॉरी मैं तुम्हारी चैट बंद रख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे भूख लग रही है जाने दो, ठीक है, तो मेरा फ्लो टूटेगा उससे। मैं गुस्सा तो नहीं करूंगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन मेरा मेरा दिमाग से थोड़ा फ्लो टूट जाएगा, तो वो फ्लो में तोड़ना नहीं चाह रहा हूं।
हो गया? 1 मिनट का समय और ले ले। चलो ये लिख लो। ये आई थिंक ये तो मत लिखो क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं हम पिछली क्लास में ना, केवल ये लिख लो। और सुन, ये एक्स क्यू नहीं है, दिस इज नॉट एक्स क्यू, है ना? इसमें कुछ त्रुटि भी नहीं है क्योंकि आंसर मैच कर गया हमारा, कोई गलती नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख अगला चीज, ठीक है? अब तू मेरे को ये सवाल करके दिखा, क्वेश्चन मेरे को निकाल के दिखा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π, ये निकाल के दिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to π/2, ये निकाल के दिखाओ। और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 0 से पाई dx, ये निकाल के दिखा। डरना मत, मैं तेरे को बता देता हूं, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। करो, दिमाग लगाओ, कोशिश करो, टेक योर टाइम। लिखो क्वेश्चन, लिखो पहले, cos x का इंटीग्रेशन 0 से π/2। पहले सवाल लिखो, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ चलो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। लिखो cos x का इंटीग्रेशन dx, पहले एक क्वेश्चन लिख ले। लिख लिया? लिख लिया होगा अब तक, है ना? अब इक्वल टू, बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। लिख sin x, बड़ा सा डंडा खींच दे, 0 से π/2। कर दिया? हाँ कर दिया सर। अब उसको वैल्यू पुट कर, ऊपर वाली वैल्यू पुट कर, वो बन जाएगा sin π/2 माइनस नीचे वाली पुट कर sin 0। sin π/2 मतलब sin 90 मतलब 1, तो आंसर इज 1 - 0। देख चेक कर, आया नहीं आया सारे बच्चे? सर ऑफलाइन वाली फील आ रही है पूरी, है ना? दूसरा कर, दूसरा कर, ये वाला कर, ये वाला कर, इसी बात पे। ये सेम है, बस लिमिट चेंज करनी है, ये लिमिट चेंज करनी है बस। हो गया? इसमें इसमें आएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। 0 - 0 बराबर ये 0 आएगा, चेक करके देख लेना। ये 0 आ रहा होगा शायद, ये आपका 1 आ रहा होगा शायद, है ना? इसी प्रकार इसको कर। अब ध्यान रखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स नहीं होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। अब इसको कर, इसमें गलती मत करना बिल्कुल, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। कर इसको, तीसरे को कर, साइन एक्स को इंटीग्रेट कर, लिख माइनस कॉस एक्स, बड़ा सा डंडा लिख, बड़ा सा डंडा, नीचे 0 ऊपर π/2। अब वैल्यू पुट कर, माइनस मत भूलना, कॉस में आ गया है, कॉस π/2 माइनस कॉस 0, कॉस π/2 होता है कॉस 90 जो होता है 0, माइनस कॉस 0 होता है 1। चेक कर, माइनस माइनस प्लस हो गया शायद, तो मेरे को फील आ रही है इसका आंसर शायद बन जा रहा है। प्लीज चेक ऑल ऑफ यू। ठीक है, चल भैया मैं अब सॉल्व करा देता हूं। देख, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2 तक, इक्वल टू, अब x की वैल्यू एक बार ये पुट करते, ये बन जाएगा sin π/2 माइनस, एक बार x की जगह 0 रख दे, sin 0, sin π/2 होता है 1,
साइन जीरो होता है जीरो, आंसर इज 1। ठीक है, दूसरा वेरीफाई करो सर, इसको cos x का इंटीग्रेशन होता है सर साइन x, जीरो से पाई, एक बार x की जगह पाई रखोगे तो साइन पाई, माइनस एक बार x की जगह जीरो रखोगे साइन जीरो, बराबर साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री, ये होता है जीरो में से जीरो गया, ये आ गया जीरो। ठीक है, उसी प्रकार से साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, बड़ा सा डंडा, कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाई 2। अब देख ध्यान से देख, ये माइनस पहले अलग निकाल ले, कॉमन निकाल ले बाहर, बिल्कुल इसको अलग अलग ले जा, अलग ऐसे ले जा, अलग अलग रख ले इसको। ठीक है, जो यहां था ना इसको अलग ले जा आराम से, अलग मैंने यहां पे रख दिया एक तरह से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, अंदर वाले को एक्स की जगह पुट करोगे पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2, माइनस एक बार एक्स की जगह पुट करोगे जीरो, नीचे जीरो है तो जीरो पुट कर दोगे, कॉस जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस तो हमारा इंटीग्रेशन वाला माइनस है, कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90 विच इज बेसिकली जीरो, माइनस कॉस जीरो होता है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आंसर आ गया तेरा 1। मुझे पहले बता दें ये दोनों कितने बच्चों को समझ में आ गए हैं, बेफिक्र होकर मुझे बता दे एक बार, तीनों सवाल। और जितनों का आंसर सही है वो भी थंब अप टाइप करें, जितने लोग समझ गए हैं कि हाँ सर बिल्कुल समझ गए, डर नहीं लग रहा अब इनसे, डेफिनेट इंटीग्रेशन से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, वो थंब अप टाइप करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, 97% बच्चे समझ गए, बाकी दो भी मैथ से थोड़ी मेहनत करो। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे उठा लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पार्ट मैंने पूछा था साइन एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई इक्वल टू, सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, जीरो से लेके पाई तक। ठीक है, साइन एक्स ही था ना भाई, है साइन एक्स ही था। हाँ, अब ध्यान से देखना, ये माइनस को बाहर निकाल ले, एक बार एक्स की जगह पाई पुट कर ले, कॉस पाई, माइनस एक बार एक्स की जगह जीरो पुट कर ले, कॉस जीरो। ठीक है सर जी, माइनस कॉस पाई कितना होता है, -1। कॉस पाई का मतलब है कॉस 180, पाई की जगह 180 रख दिया करते थे, कॉस 180 -1 होता है, माइनस कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, माइनस को अंदर भेजेगा, ये प्लस 1 + 1 बराबर 2। कितने बच्चे समझ गए जो मुझे पोल बोल नहीं कर पाए, वो यहां पर मेरे को एक बार हार्ट का साइन टाइप कर दे सारे बच्चे जल्दी से। जल्दी से शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा ना मेरा गला पेन कर रहा है, ठीक है, तो मैं इसी टोन में बोलूंगा, अभी आप संभालना इस चीज को, क्योंकि आज ना सुबह से ये मेरी चौथी क्लास है बेसिकली। ठीक है, तो पहली क्लास नीट की तुम जानते ही हो, 2.25 घंटे क्लास होती, 2 से 2.25 घंटे क्लास होती है, वो लंबी छोड़ी जाती है रोजाना। फिर उसके बाद मुझे एक रिकॉर्डिंग करनी पड़ी थी, फिर उसके बाद फिर आपकी 4 बजे क्लास थी, फिर उसके बाद अब हुआ ये, तो थोड़ा सा मैं अब इसी टोन में बोलूंगा, इसी टोन में समझने की कोशिश करना आप लोग, है ना। ठीक है, समझ में आ गया, शाबाश। चलो अब मेरी बात समझो, अब इसमें अगर मैं फंक्शन बदलता जाऊं ना, जैसे ये सवाल देख, जैसे ये सवाल देख, यहां पर क्या था सर, इंटीग्रेशन ऑफ y dx है, मेरे को इंटीग्रेशन करना आ गया। अब मैथ्स में बहुत सवाल बन जाएंगे, इसमें मैथ्स में भरपूर सवाल बन जाएंगे। सपोज कोई कह दे भैया y बराबर सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बताओ, कहां से कहां तक बोले, 0 से π/4 तक बताओ। तो आप क्या बोलोगे, भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। क्यों, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर आप लिमिट रख दोगे 0 से लेके π/4, तो x की वैल्यू आप π/4 पुट कर दोगे, ये 10 π/4 माइनस एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, 10 0, 10 π/4 इज 1 और 10 0 इज 1, आंसर इज 1। तो ये सवाल आपके फिजिक्स में कहीं काम नहीं आने वाले,
ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अब मैं y कुछ भी रख दूं, मैं y बराबर एक्स स्क्वायर रख दूं तो यहां पुट कर देगा, मैं y बराबर एक्स क्यू रख दूं तो यहां पुट कर देगा, मैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू पुट कर दूं तो यहां पुट कर देगा। समझ रहा है? मैं सपोज एक क्वेश्चन दे दूं क्या कि फाइंड एरिया अंडर कर्व। अब ध्यान से देख, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम एक्स बराबर 0 टू एक्स बराबर 1 इफ y बराबर, मैंने यहां पे स्टाइल मार दी, एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 6 प्लस कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस 1/, बस इतना ही रहने दे। मैं कह दिया भैया इसके लिए बता दे तू। पता ये क्या है, ये बवाल है। ये क्यों बवाल है भाई? ये ड्रॉ भी ना हो पाएगा हमसे। ये कैसे ड्रॉ करेंगे? क्यों भी फंक्शन ड्रॉ करने में लंका लग जाती है। एक्स की पावर 6 तो पता नहीं कैसे करेंगे, और उसमें तू कॉस एक्स ऐड कर रहा है, और उसमें तू ई की पावर एक्स ऐड कर रहा है। सारी बात समझ में? ठीक, यहां पे चल और थोड़ा सा मुश्किल बना दे। मान ले मैं यहां पर पाई लिख देता हूं, ये ले पाई लिख देता हूं, 0 से लेके पाई तक। अब इसको इंटीग्रेट करो या एरिया बताओ। तो तेरे को ये डर निकालना पड़ेगा कि सवाल में कोई दम नहीं है। तू सीधा बोलेगा सर जी आंसर, बोले हां सर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, कहां से कहां तक? 0 से पाई। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करता चल, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, बड़ा सा डंडा 0 से पाई, प्लस एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 7/7, बड़ा सा डंडा 0 से लेके पाई, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, बड़ा सा डंडा 0 से लेके पाई, प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, बड़ा सा डंडा 0 से लेके पाई। खत्म। आप सबको जोड़ दो। आप जैसे ही यहां पे जोड़ोगे तो एक्स की वैल्यू पाई पुट कर दो, पाई की पावर 4/4, प्लस ये ऐसी 0 पुट करोगे ये उड़ गया, यहां पाई पुट कर दे, पाई की पावर 7/7, प्लस यहां साइन, यहां इसको वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह पाई पुट करो, साइन पाई बिकम 0, लिख दे यहां पे साइन पाई, माइनस 0 पुट कर दे, साइन 0। ठीक है भैया, प्लस ई की पावर पाई माइनस ई की पावर 0। आ गया आंसर। बोलो फील आई नहीं आई? ठीक, लेकिन ये फिजिक्स में जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसकी जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ेगी। ये मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूं। जैसे हम लोगों ने चेन रूल पढ़ने के बाद उसमें खूब सारे मुश्किल सवाल करने की कोशिश की थी, है ना, तेरा डर निकालने के लिए, उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूं। बोलो क्लियर है? पानी पी लो सर। हाँ बेटा पानी पी लेता हूं मैं। क्या ये पॉइंट समझ गया? अब आज के बाद क्या याद रखेगा इस पॉइंट को? लिखना है, इट्स योर चॉइस बेटा। घर पे लिखना चाहे तो लिख लेना, जिनको लिखने का मन हो वो लिख लीजिएगा। अगर तू नहीं भी लिखेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। योर चॉइस। नोट में यहां लिख देता हूं योर चॉइस, ठीक है? क्योंकि मैं लिखने के लिए इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि फिजिक्स में काम आना नहीं है, ठीक है? ये मैथ्स में काम आएगा 12th क्लास में जाके। तू अपने कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए लिख सकता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए लिख सकता है। किसी को कह रहा है सर मेरे को तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो लिख ले भाई। लिख लेगा ना तो तू बेफिक्र रहेगा, यार ये भी कर लूंगा यार मैं तो, ठीक है? अब मैं आता हूं, क्योंकि 10 मिनट बच रहे हैं, बैक टू फिजिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट काम, बैक टू फिजिक्स। हमने डिफरेंशिएशन भी कर लिया, हमने इंटीग्रेशन भी कर लिया। एक बात मैं आपसे सारे बच्चों से बोलना चाहूंगा, ऑल्दो आपकी तरफ से कभी कोई एक भी बच्चे ने ये बात नहीं बोली है, एक भी बच्चे ने ये बात नहीं बोली है, ठीक है? इसलिए मैं तुम्हें सल्यूट करूंगा इस बात को लेके कि आपने फुल सपोर्ट किया। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर किसी बच्चों को ऐसा लगे कि सर काइनेमेटिक्स तो सर ये इतनी बहुत ज्यादा मतलब बड़ा चैप्टर है क्या, इतना बड़ा चैप्टर कैसे चला गया ये, तो मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहूंगा बेटा कि हमने 12 लेक्चर काइनेमेटिक्स में हुए हैं, लेकिन हमने तकरीबन इसमें 5 लेक्चर हमने बेसिक मैथ्स पढ़ी है। समझ गया? 4 से 5 लेक्चर हमने बेसिक मैथ्स पढ़ी है, इसमें 5 लेक्चर अप्रोक्सीमेटली। डिफरेंशिएशन ये बेसिक मैथ्स का पार्ट था जिसको हमने 3 लेक्चर में आराम से बढ़िया तरीके से कवर किया था। इंटीग्रेशन ये भी बेसिक मैथ्स का पार्ट है, तो ये बेसिकली 2 लेक्चर इंटीग्रेशन को हमने दिए, कल भी पढ़ा और आज भी पढ़ रहे हैं। तो ये 5 लेक्चर आप ऐसा समझना मैंने बेसिक मैथ्स के इसमें मर्ज किए हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में तेरे को बेसिक मैथ्स में पढ़ाता ना, तेरे को फील नहीं आती।
मैं इंटीग्रेशन को अगर बेसिक मैथ्स में पढ़ाता ना तेरे को फील नहीं आती उतनी। अब देख तेरे को कितनी बढ़िया फील आएगी जब मैं तुझे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ खेलना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि काइनेमेटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर हो गया। क्या बड़ा चैप्टर नहीं हुआ है, मैंने बेसिक मैथ्स इसमें ऐड कर दिया है। बेसिक मैथ जो आप शुरू में कहते थे ना सर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं कराया, तो मैं क्या बोलता था, मैं इसको काइनेमेटिक्स में कराऊंगा। तो अब तू इसका फायदा देख, अब तू थोड़ी 10 मिनट के अंदर देखेगा इसका फायदा कि यहां पढ़ने का क्या मतलब शानदार फायदा है। कल की क्लास में भी देखेगा कि अब हम हर चीज को रिलेट कर पाएंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को हर एक क्लास में रिलेट कर पाएंगे, वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, जैसा हमने देखा भाई बीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, बोले भाई साहब एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, क्योंकि हमने डिटेल में उसकी फील ली है। ठीक है, चलो खैर, मैं बेसिकली ये सब मैंने आपके फायदे के लिए किया है, तो आप ये मत समझना कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है काइनेमेटिक्स। नहीं नहीं, बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया, मैथ्स ऐड कर दी। ठीक है, चल अब मैं आता हूं बैक टू फिजिक्स पे। ठीक है, बैक टू फिजिक्स पे मतलब ये समझ ले काइनेमेटिक्स अभी 7 लेक्चर की पढ़ी है हमने, 5 लेक्चर हमने इसमें बेसिक मैथ्स पढ़ा है। ठीक है, अब बैक टू, अब आएगा देख काम, कब आएगा देख मजा तेरे को। ठीक है, ध्यान से देख, इसके बाद मैं कुछ रिजल्ट लिखने वाला हूं, मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन उसको तू भूल भी जा तो चलेगा, लेकिन वो रिजल्ट याद रखना। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं बहुत कम चीज याद करने के लिए बोलता हूं। ठीक है, तो अब कुछ चीज मैं याद करने के लिए अभी बोलूंगा तेरे को, पहले मैं तुझे डिटेल में समझा दूं और फिर मैं रोज तेरे को याद कराऊंगा उस चीज को। कुछ चीज तो बोलूंगा याद करने के लिए, लेकिन बहुत ही कम चीज होगी, ध्यान से समझना। बोले सर जी देखो, हमने पढ़ा था वेलोसिटी बराबर होता है dx बाई dt। हां सर जी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है मेरे भाई, dx बाई dt। ठीक है, ठीक है सर, वेलोसिटी बराबर होता है dx बाई dt। अब इंटीग्रेशन का फायदा देखना ध्यान से सारे बच्चे, हमने यह पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx होता है एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। ठीक है, ठीक है सर, मैं dt को इधर ले जा रहा हूं, या इसको इधर लिख लेता हूं, dx बाई dt बराबर हो गया v। कोई दिक्कत? ऐसे था, ऐसे था, ऐसे लिख दिया, dt का उधर ले गया, dx बराबर v dt। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, dt उधर ले गया मैंने कहा ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, ऐसे, इसको मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, नहीं यार यही ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनना, मैंने इंटीग्रेट किया, अब इसको ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान से समझना कि सपोज यहां पे लिमिट क्या है, वेरिएबल कौन है, टाइम। हम बी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, हम बी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है सर, मैं इसको इधर लिखता हूं, यहां स्पेस बढ़िया है, ज्यादा मत समझ में आएगा। जैसे यहां y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, मैंने कहा ठीक है, सपोज मैं इसको t1 से लेके t2 तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, बस देख आराम से। ठीक है सर, t1 से लेके t2 जा रहे हो, मान लो किसी टाइम t1 पर x की वैल्यू थी x1, x इनिशियल, और इस टाइम पर x की वैल्यू होगी x फाइनल। ठीक है, ठीक है, आप सबको यह बात पता होगी, मैंने स्टार डाल के भी लिखवाई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x। बोलो, बताई थी मैंने इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, बोले x होता है। मैंने कहा ठीक है, यह क्या था, यह इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था। अगर मैं इसमें लिमिट रख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, तो आप इसको इंटीग्रेट करके x लिखोगे और फिर बड़ा सा डंडा खींचोगे, फिर x फाइनल लिखोगे और फिर x इनिशियल लिखोगे। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, यहां x इनिशियल लिखोगे और यहां x फाइनल लिखोगे, ये लो, ऐसे लिखोगे। हां सर, फिर x की वैल्यू यहां पुट कर दोगे x फाइनल, फिर x की वैल्यू यहां पुट कर दोगे x इनिशियल। मैंने कहा हां भाई साहब, इसमें x है क्या, मतलब अगर जैसे ही मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देख इसको मैंने इधर सॉल्व कर दिया, ये कितना निकल के आया, ये आया x फाइनल माइनस x इनिशियल बराबर सर इंटीग्रेशन ऑफ v dt, t1 से लेके t2। घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना, हम एक रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, हम एक रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। बोले हां सर, मैंने कहा मेरे को ये बता x2 माइनस x1 क्या है, ये x फाइनल माइनस x इनिशियल क्या है, अगर तेरे को याद है ये क्या है, बोले सर ये तो डिस्प्लेसमेंट है।
याद करो, टर्निंग पॉइंट वाले सवाल जब मैंने कराए थे, मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल किया था, याद आ रहा है? ये तो डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और इधर से क्या बन गया? बोले सर इधर से बन गया बीडीटी का इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2। अगर मैं इसको इससे रिलेट करूं, ये क्या है? ये वीटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स क्या था? एरिया अंडर कर्व। कहां से कहां तक? सर फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। बोले हां सर जी, तो उसी प्रकार से ये क्या बन गया? बोले सर ये बन गया एरिया अंडर कर्व। ये एरिया अंडर कर्व बन गया। बोले कहां से कहां तक? बोले T1 से T2 तक। T1 से T2 तक का एरिया अंडर कर्व बन गया भाई साहब। ये इसका मतलब हमें यहां से एक चीज समझ में आई, मैं नेक्स्ट पेज में फिर से लिख देता हूं कि हमने देखा डिस्प्लेसमेंट सॉल्व किया तो निकल के आया इंटीग्रेशन ऑफ VDT T1 से T2। इसको याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है, ये सब कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस एक बार देखना है। तुम्हें याद ये रखना है कि सर हमें यहां से एक बात पता चली। बोले क्या पता चली? बोले सर ये क्या आ गया? बोले एरिया अंडर कर्व, कर्व फ्रॉम T1 टू T2। मतलब बोले सर मतलब ये है, अगला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 स्टार डालूंगा, 4 स्टार डालूंगा, कि वीटी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। बस तेरे को ये लाइन याद रखनी है, डिस्प्लेसमेंट देता है। वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। जैसे तुमने याद किया था ना, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, उसी प्रकार से अब ये अगली लाइन है कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा मेरे भाई? डिस्प्लेसमेंट देता है। उसी प्रकार से पेन नीचे रखना भी, उसी प्रकार से अगर मैं ऐसा खेलूं, ध्यान से देखना, सर एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। हां सर, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, तो इसका मतलब डीवी बराबर हो जाएगा एडीटी। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, चाहे तो ऐसा लिख ले इसके बाद। सर इसका मतलब डीवी बाई डी टी बराबर ए, ऐसे था ऐसे लिख दिया, dt उधर ले गए, dv बराबर ए डी टी। हां सर जी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है सर जी, मैंने सपोज इंटीग्रेट किया है T1 से लेके T2। T1 पर मान ले वेलोसिटी थी v इनिशियल, T2 पर वेलोसिटी होगी v फाइनल। ये क्या बन गया तुम्हारा? dv का इंटीग्रेशन क्या बन गया? v बन गया। लिमिट रखोगे v फाइनल माइनस v इनिशियल, वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। लेकिन इधर क्या मिला? बोले सर जी इधर मिला हमको सर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। बोले कहां से कहां तक? बोले T1 से लेके T2। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया? b फाइनल माइनस b इनिशियल। बोले सर ये बन गया चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है? चेंज होता है। और ये क्या बन गया? बोले सर ये क्या है? सर ये तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स जैसा दिख रहा है, मतलब ये है क्या? ए डी टी का मतलब क्या है? बोले सर अगर मैं बोलूं ये वाई होता है और ये एक्स होता है, और सपोज ऐसा ग्राफ बन गया, मैंने कहा ठीक है, तो ये एरिया मैं कैसे लिखता हूं? ये वाला एरिया। बोले सर ये एरिया हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। अभी बताया मैंने। तो मान ले मैं चुपके से वाई की जगह मैं ए लिख दूं, तो यहां वाई की जगह तेरे को ए लिखना पड़ेगा, और यहां चुपके से मैं एक्स की जगह टी लिख दूं, तो यहां एक्स की जगह तेरे को टी लिखना पड़ेगा। और मैं कहूं मुझे यहां से लेकर यहां तक का एरिया चाहिए, सपोज ये 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, तो तू 2 से लेकर 4 तक लिख देगा। तो इसका मतलब 2 से लेकर 4 तक का एरिया ही तो आ गया, ये ए इंटीग्रेशन वे डी टी, इंटीग्रेशन वे डी टी, इंटीग्रेशन वे डी टी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये क्या बन गया? बोले सर ये बन गया एरिया अंडर कर्व फ्रॉम T1 टू T2। तो अभी के लिए आपको बस ये पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट, बोले यहां से क्या दिखा मुझे? बोले गुरुजी यहां से ये दिखा, यहां से ये दिखा कि एटी ग्राफ एरिया अंडर कर्व किसमें? सर एटी ग्राफ के लिए एरिया अंडर कर्व। सर एटी ग्राफ में एरिया अंडर कर्व क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि एटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व चेंज इन वेलोसिटी देगा।
चेंज इन वेलोसिटी देता है। ये 2 पॉइंट है आपके लिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा याद करने के लिए, लेकिन मैं रोज याद कराऊंगा। अभी के लिए मैं तुझे इसकी फील दिला देता हूं, क्योंकि क्लास छोड़ने का वक्त हो गया है। मैं तेरे को इसकी फील दिला देता हूं, देख मजा ही आ जाएगा। ऊपर वाले पॉइंट की फील दिला देता हूं कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, बोले डिस्प्लेसमेंट देता है। मैं पहले तेरे को इसकी फील दिला देता हूं, क्या बोले सर, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर। मैं 100 बार मैं बोलूंगा जुबान से, अगर तू याद नहीं करेगा मैं याद कराऊंगा, रोज याद कराऊंगा। बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। अब मैं इसकी फील दे लेता हूं, देख तेरे को मजा ही आ जाएगा अब तुझे। बोले सर, सपोज मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट सच दैट, फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब x बराबर 0, सच दैट इट्स वेलोसिटी इज गिवन एज। मैंने बोला भाई साहब वेलोसिटी दे रखा है v बराबर 2t, ठीक है, ठीक है सर। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से समझ रहा भाई साहब, मजा ही आ जाएगा सारे बच्चों को, कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 10 सेकेंड। सॉल्यूशन। सवाल में ऐसा बोल दिया मैंने। अब हम उस काइनेमेटिक्स की तरफ जा रहे हैं जिसकी तुझे बहुत लंबे टाइम से इंतजार था। अब सोच आगे वाली काइनेमेटिक्स में कितना मजा आने वाला है। क्यों? वो तुझे इस लेक्चर के, वो इस क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद तेरे को पता चल जाएगा। बोले सर जी, इसने बोला कि एक पार्टिकल है, बोले हाँ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से जा रहा है, ताकि वेलोसिटी v बराबर 2t है। मतलब मेरे भाई v बराबर 2t है ना, हाँ सर v बराबर 2t। उसने डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, तो क्या मेरे को पता है कि वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? बोले डिस्प्लेसमेंट देता है। तो मैंने कहा एक काम करूं मैं यहां पर, बोले क्या गुरुजी? मैंने कहा देख, मैं यहां पर बीटी ग्राफ बना, बीटी ग्राफ बना लेता हूं मैं, ठीक। मैंने रखा यहां पर v और मैंने रखा यहां पर t, ठीक है सर। v बराबर 2t, ये स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx की स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कहेगा सर देखो सर, ये स्ट्रेट लाइन सर ऐसे पास करेगी, ऐसे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ऐसे पास करेगी, इसका ग्राफ हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है गुरुजी हमें तो ये बता दो सर 0 से लेकर 10 तक का। अब तू ऐसे समझ इस चीज को, बोले इसका मतलब वो 0 से लेकर 10 तक का डिस्प्लेसमेंट जानना चाह रहा है। इसका मतलब ये 0 हो गया और ये 10 हो गया। तो हम देख चुके हैं थोड़ी देर पहले कि वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का चाहिए? बोले सर 0 से लेकर 10 तक का, 0 से लेकर 10 तक का एरिया चाहिए हमको। इसका मतलब 0 से लेकर 10 तक का एरिया निकाल दूं मैं, तो वही जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो तुमने क्या किया? तुमने कहा भैया सर हमें तो ये वाला एरिया चाहिए ना। मैंने कहा हाँ भैया चाहिए तो यही वाला एरिया। तो आप बोलोगे सर ये वाला एरिया, अरे सर यहीं से लिख दो ना, डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दो यहीं से। एरिया बराबर क्या हो जाएगा? मैंने कहा भैया बताइए कितना हो जाएगा? बोले सर जी देखो, मान के चलो इसको मैं यहां खींच देता हूं सर, टी बराबर 10 फुट करूंगा, यहां पर 10 फुट करो तो बी बराबर 20 है, ये बी बराबर 20 है। तो इसका एरिया क्या लिखोगे? हाफ बेस इंटू हाइट। और हाइट कितनी है? बोले हाइट है 20 हाइट हो गया, ये हो गया 200, एरिया निकल के आ गया 100। यही तेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट, यही तेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्लास में इसी के बाद स्टार्ट करूंगा मैं। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। समझ अगली क्लास में और कितना मजा आने वाला है। तो सोच मैंने कैसे किया क्वेश्चन को, मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, बी बराबर 2t ग्राफ प्लॉट कर लिया, उसका एरिया निकाल दिया। यही सवाल हो सकता है इसका मेथड नंबर 2। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, बोले साहब v बराबर 2t है। मैंने कहा हाँ v बराबर 2t है भाई साहब। बोले सर आप एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? बोले सर जी आप एक बात बताओ, सर x को डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी मिलती थी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन मिलता था। मैंने कहा हाँ क्या तो सही रहा है। तो सर इनका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन था, मतलब a को इंटीग्रेट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगी और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगा तो x मिल जाएगा। मैंने कहा सही कह रहा है। तो अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूं dt के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलना चाहिए? सर x मिलना चाहिए। तो v का इंटीग्रेशन मतलब 2t का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे? बोले t आ गया। मैंने कहा ठीक है, t का इंटीग्रेशन t²/2, क्योंकि मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 1 प्लस सी ऐड करूंगा, ये दो कैंसिल आउट हो गया, x बराबर निकल के आ गया t² + c।
बस देख लाइट मोड से, बहुत लाइट मोड से देख। ये मेथड बहुत घटिया घटिया मेथड है, बहुत घटिया मेथड है। मैं बता रहा हूं, मेरे दिमाग में आ गया बस अचानक से। अब सी कैसे निकाले? कल की थोड़ी देर की क्लास, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सी कैसे निकालना है। मैंने कहा उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अब तू देख क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इसलिए बोला पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब शुरू में पार्टिकल x बराबर 0 पे था। तो आप क्या बोलोगे, t बराबर 0 पर x की वैल्यू कितनी है? बोले 0 है। तो मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, x बराबर 0 पुट कर दिया, t बराबर 0 पुट कर दिया, प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 0। दैट मींस x बराबर निकल के आ गया t स्क्वायर प्लस c, और c आ गया 0। अब तुम मुझे बताओ यहां पर, बोले सर t बराबर कब की बात कर रहा है? वो 10 सेकंड की बात कर रहा है। तो जैसे ही मैं t बराबर 10 पुट करूंगा तो x कितना निकल के आ गया भाई साहब? 10 का स्क्वायर बराबर 100 निकल के आ गया। ये तेरा मेथड नंबर 2, जो कि बहुत ही बाहियात मेथड है, लेकिन ठीक है, आइडिया कुछ तो समझ में आया हमको, कुछ तो सीखा हमने। आज हमने इंटीग्रेशन पढ़ा तो उसका कुछ तो फायदा मिला हमको। बोले हाँ सर जी, ठीक है सर जी, ओके। अब इसके बाद ध्यान से सुनना। बोले क्या? अब यही चीज आप ऐसे आपने ऐसे देखी होगी, यही सेम क्वेश्चन देख, ध्यान से देख, यही सेम क्वेश्चन हो सकता है तुमने ऐसे देखा हो। बोले सर v बराबर क्या है? 2t। सर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt होता है। 2t का डिफरेंशिएशन 2, मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 आ गया। हाँ सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। इनिशियली पार्टिकल क्या था? रेस्ट पे था। देख रेस्ट लिखा हुआ है, रेस्ट पे था। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई सर? 0 हो गई। टाइम कितना कह रहा है? बोले 0 से लेकर 10 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया? बोले 10 सेकेंड हो गया। तो उसने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट बताओ, उसने बोल दिया मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट। तो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आपने कहीं यह नाम सुना हो कि s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर नामक एक इक्वेशन हुआ करती थी, ठीक है, जो वो तब लगाते थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। तो ये तेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मैंने कहा हाँ भाई साहब, a की वैल्यू 2 मैं पुट कर देता हूं, तो s बराबर क्या आएगा? u कितना है? 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? 2 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर, तो s बराबर कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 100 आ गया। अब तू देख, मतलब इतने दिनों से मैं तेरे को एक बहुत ही अच्छे लेवल के लिए, बहुत ही बड़े मकसद कह ले, भले बड़ा मोटिव कह ले, के लिए तैयार कर रहा हूं बहुत पेशेंस के साथ। वो ये है कि जितने भी तेरे सवाल तेरे यहां से बनेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, एस बी बराबर यू प्लस 80 टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, बनते हैं, हर जगह मिलते हैं, भर भर के सवाल करते हैं। अब वो सारे सवाल हम एक नहीं 2 मेथड से करेंगे एक साथ। पहला मेथड जो सारी दुनिया करती है भाई साहब, एस बराबर टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और दूसरा मेथड जो हम लोग यहां से इतने दिनों से जो ग्राफ की प्रैक्टिस में आपकी करवा रहा हूं, ठीक है, इतने सारे सवाल मैं करा चुका हूं, 75 क्वेश्चन मैंने केपीपी में दे दिए हैं। उसका डिस्कशन मैं वीडियो आज बना के दूंगा तेरे को। जब तू बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगा ग्राफ में, तब काइनेमेटिक्स का जो धांसू मजा आएगा ना, कि एक एक सवाल को हम 2 तरीके से करेंगे, तब तेरा दिमाग अलग ही लेवल पे जाएगा। आ रही बात समझ में? इसके लिए थैंक यू सो मच, आपने मुझ पर भरोसा इतना करा, जो मैंने बोला तू फॉलो करता चला गया। अब तेरे को उसका फायदा मिलेगा, देख अब तेरे को फायदा मिलेगा। एक एक सवाल को 2 तरीके से करेगा, ऐसे भी ऐसे भी, और इस सब चीजों से तेरा दिमाग भी डेवलप होगा, फिजिक्स भी डेवलप होगी। क्लियर है? तो आज की क्लास बस यहीं पे छोड़ रहा हूं मैं अभी। बस आप ये समझो इस चीज में कि अभी के लिए बस तू केवल ये लाइन याद कर ले। मैं इसमें 2 लाइन और ऐड कर देता हूं, पुरानी लाइन, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप, याद है पहले पढ़ा था, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, ठीक है। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बोले सर वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। पूरी काइनेमेटिक्स तेरी इस 4 पॉइंट पे टिकी हुई है। बस तुम उस पे एक एहसान कर देना कि तू ये 4 पॉइंट बढ़िया तरीके से, मेरे भाई, ये 4 पॉइंट बढ़िया तरीके याद कर लेना। और मैं इसके लिए दे रहा हूं तेरे को पूरे 2 दिन, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको 10 बार रफ कॉपी पे लिखना है, 10 बार रफ कॉपी पे लिखना है, रफ कॉपी पे लिखना है 10 बार, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। एक्सी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, और एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। दिस इज द मेन पार्ट। क्लियर है? अब मैं तेरी चैटिंग ऑन कर रहा हूं। मजा आ गया हो तो भैया सारे बच्चे दिल खोल के हार्ट का साइन टाइप करें, क्योंकि इसी के बाद से मैं नेक्स्ट क्लास में ये फिर एक्सप्लेन करूंगा। ये मत समझना कि सर आप जल्दी जो है ये कल नहीं बताओगे, कि नहीं, मैं कल फिर बताऊंगा। हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी मैं इसको फिर रिवाइज कराऊंगा,
ताकि तेरे जहन के अंदर बस जाए, ताकि तुझे घर पे कम से कम एफर्ट में तुझे याद हो जाए, क्लास में ही तेरा सब कुछ याद हो जाए। क्लियर है? ओके, चलो बेटा, बहुत ही बढ़िया। बस आज की क्लास यहीं तक है। नोट्स मैं अरेंज कर दूंगा थोड़ी देर के बाद, स्लाइड व्लाइड अरेंज करके मैं सब दे दूंगा तुझे, ठीक है? स्लाइड वगैरह अरेंज करके सब दे दूंगा तुम्हें। अच्छा, एक चीज और, यूनिफॉर्म का मतलब होता है, एक वर्ड था बहुत दिन से मैं बताना चाह रहा था, यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह सेम। याद रखना इस बात को, हर जगह सेम। मतलब कोई अगर आपसे बोले यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, तो आप बोलिएगा सर हर जगह वेलोसिटी सेम है, हर जगह वेलोसिटी सेम है। सर वेलोसिटी हर जगह सेम है का मतलब क्या हो गया? बोले सर उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और उसका डायरेक्शन भी सेम है। कोई आपसे बोले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब हर जगह एक्सेलरेशन सेम है। 12th क्लास में आपसे बोला जाएगा, 12th क्लास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, तो आप बोलना हर जगह सेम है। बोले कौन? बोले आप मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हो ना, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ठीक है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम होना, मतलब हर जगह, वक्त नहीं, इसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करूंगा मैं, अभी के लिए इतना ही कैच कर ले। हर जगह सेम है, ठीक है? हर जगह सेम है, मतलब यूनिफॉर्म जहां दिख जाए उसका मतलब हर जगह सेम है। कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब हर जगह वेलोसिटी सेम है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब हर जगह वेलोसिटी, हर जगह जो एक्सेलरेशन है वो सेम है। यूनिफॉर्म फोर्स मतलब सर हर जगह फोर्स सेम है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। इसको लिख लेना एसकेसी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है? ठीक है सर जी, तो आज की क्लास यहीं तक है। अब मैं बात करता हूं आपके कल के एडवांस के पेपर के लिए। देखो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मेरे पास जब पहले पेपर आया था एडवांस का, तो मैं जो है, क्योंकि आपका जो है, मुझे आपको खुश नहीं करना है, आप इस चीज को सोचिएगा। अगर टेस्ट में मैं आपको खुश करने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं फिर आपके साथ ही गलत होगा। ठीक है? तो मेरे पास जब पेपर आया था तो फिर मुझे वो पेपर बहुत आसान लगा था। उसमें बहुत आसान आसान से सवाल थे कि भैया y बराबर 3x, इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या, मतलब इससे बहुत आसान आसान से सवाल थे। तो मैं उस पेपर से मतलब सेटिस्फाई नहीं था। मैंने कहा यार ये पेपर हमारे बच्चे हैं, जेई के लिए हमको तैयार करना है, इसलिए मैं तुझसे पूछा भी था एक दिन। ठीक है? तो मैं बस इतना बोला था, मैंने कहा पेपर का लेवल बढ़ा दो आप, ठीक है, पेपर का लेवल बढ़ा दो आप। उसके बाद का मुझे नहीं पता है। ठीक है? अब पेपर का लेवल कल कैसा हो हमको नहीं पता, हो सकता है कि आसान ही हो सकता है कि बहुत टफ आ जाए, हो सकता है मॉडरेट आ जाए, हो सकता है कि मीडियम कैटेगरी का हो सकता है कि लेंथी आ जाए। ठीक है? तो तुझे इस बात को ध्यान में रख के चलना है कि जेई एडवांस में 40% पे सिलेक्शन हो जाता है। याद रखना मेरी हर बात, जेई एडवांस में अगर आपने, ये तेरा 10th क्लास का पेपर नहीं है, 10th क्लास में तुम्हें आदत होती है 100% मार्क्स लाने की, 90% मार्क्स लाने की, 95% मार्क्स लाने की। ठीक है? क्योंकि मैंने टीम को बोला कि पेपर का लेवल बढ़ाओ, तो पेपर का लेवल हो सकता है बढ़ गया हो सकता है जरूरत से ज्यादा बढ़ गया हो सकता है ठीक ठाक बढ़ गया हो सकता है बहुत लेंथी हो गया हो सकता है कि सिली मिस्टेक्स में बढ़ गया हो कि भाई साहब धड़ाधड़ सवाल तुझसे गलत हो रहे हैं। ठीक है? ऐसा भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही, मैं तो खुश हूं क्योंकि कुछ एक्साइटमेंट है रहेगा कल के लिए यार, कि देखते हैं हमारे बच्चे कैसे करके आते हैं। तो प्लीज पहले तो आप ये मत समझना कि दिस इज योर जेई एडवांस पेपर, क्योंकि आप पहला पेपर देने जा रहे हो, पहला दूसरा पेपर देने जा रहे हो जेई एडवांस के लिए, तो उसके लिए अभी आपको काफी कुछ सीखना पड़ेगा। अभी बहुत धीरे धीरे सीखोगे, एक बार में नहीं सीखोगे। क्योंकि 10th क्लास में जब आप थे तो 10th क्लास में क्या था कि तुम्हें लिखने की आदत थी। जब आप किसी क्वेश्चन को लिखते हो ना, एक एक पेज में लिख के सोल्यूशन देके आते हो, तो उसमें आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थोड़ी सी गलती हो भी गई तो 5 में से 4 नंबर मिल जाएगा तेरे को, तो वहां तेरा नंबर का लॉस नहीं होता है। यहां क्या होता है, एक सवाल गलत कर दिया, फटाक से तेरे -2 हो गए। 4 नंबर का मल्टीपल चॉइस सवाल है, तूने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी तो फटाक से तेरा -2 हो जाएगा, 6 नंबर का तेरा लॉस हो गया। समझ तू मेरी बात को, कि 4 नंबर का कोई सवाल है, 4 नंबर का कोई सवाल है, मल्टीपल चॉइस का सवाल है, उसका आंसर आ गया ए बी सी, और तूने गलती से एबीडी कर दिया, गलती से एबीडी कर दिया, तो वहीं तेरा सवाल निपट गया।
क्यों नहीं पड़ गया भाई? 4 तो गए, 2 लॉस भी हो गया, सीधा -6 हो गया। और ऐसी तूने गलती सपोज 3 बार कर दी तो 18 नंबर का लॉस हो गया भाई। 18 नंबर के लॉस में तो भाई साहब सिलेक्शन किससे ही बाहर हो जाता है आदमी। इसलिए कल के पेपर में यह बहुत जरूरी है कि आपको अपनी बहुत एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। आप चाहे सवाल कम करो, आप चाहे सवाल कम करो, लेकिन जितना करो वो सही करो। कल को वो एडवांस के पेपर में कोई बच्चा ये सोच कर जाएगा कि मुझे तो सारे सवाल करने हैं, और सारे सवाल करने के चक्कर में वो सपोज 60% सवाल करके आता है, 40% नहीं कर पाया, और 60 में से उसने 30% गलत कर दिए, तो 30% की निगेटिव मार्किंग उसको 20% तक ले जाएगी, तो बाहर हो गया। वहीं एक बच्चा 40% करके आ रहा है, लेकिन 40 एक्यूरेसी के साथ करके आ रहा है, तो वो बच्चा आगे निकल जाएगा। तो कल के लिए पेपर के लिए ध्यान रखना, नो हड़बड़ी। चाहे पेपर कम अटेम्प्ट करो, चाहे पेपर जो है कम करो, लेकिन जितना करो बिल्कुल सही करो। सबसे पहले तो तुझे इस बात पे ध्यान देना है। दूसरा, तेरे को इस बात पे ध्यान देना है कि कोई क्वेश्चन तेरे को टफ दिखे, कोई क्वेश्चन तेरे को लेंथी दिखे, कोई क्वेश्चन तेरे को टाइम टेकिंग दिखे, उसको देखते ही छोड़ देना, उसको बाद में करना है अपन को। तेरे को सवाल देख गया, तेरे को सवाल समझ में आ गया, यार ऐसे होगा सवाल, लेकिन तेरे को समझ आया तो बहुत बड़ा सवाल है। सपोज यूनिट एंड डायमेंशन आ रहा है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन तूने सवाल देख लिया, यार ये कह रहा है इसकी पावर एक्स, इसकी पावर वाई, इसकी पावर जेड, ठीक है। अब अगर वो एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा तो ऑप्शन ही लिमिटिंग से कर सकते हैं, लेकिन वो कहने लगा, जैसे मैंने क्लास में तुम्हें सवाल कराए थे कि हमें तो एक्स प्लस वाई की पावर जेड बताओ, यार इसके लिए तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा यार, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एलएचएस में भी आरएचएस में भी कंपेयर करना पड़ेगा, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसमें गलती हो गई हमसे तो आंसर भी हमारा अजीबोगरीब आएगा। फिर उसके बाद लास्ट में वैल्यू निकाल के फिर उसको, भाई ये तो टाइम लेगा, मैं नहीं कर रहा इसको, मैं इसको बाद में करूंगा। तो ऐसे जितने भी लेंथी सवाल हो तुरंत देखते ही छोड़ देना। वो सवाल एक्चुअली में आपके करने के नहीं होते, वो सवाल लास्ट में करने के होते हैं या छोड़ने के होते हैं। आप इस चीज को समझिएगा कि जेईई एडवांस के पेपर में सब कुछ करना नहीं होता है, आपको यह भी इंटेलिजेंसी के साथ देखना होता है किसको छोड़ना है और कितने टाइम, किस टाइम पे छोड़ना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं, ईगो पे ले लेते हैं, एक सवाल किया, अब वो सवाल उसका करा हुआ आ गया, लेकिन जब वो दोबारा कर रहा है उससे हो नहीं रहा सवाल, वो दोबारा कर रहा तो नहीं हो रहा है, उसने करा एग्जाम में नहीं बना भाई, दोबारा नहीं बना, फिर दोबारा ट्राई करा उसने उसी पे ही, तो एक ही सवाल में उसे 15 से 20 मिनट लगा दिए। ये काम नहीं करना है। एक बार सवाल करो, आंसर आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो बस एक बार और देख सकता है, 2 बार में नहीं आया तो तुरंत छोड़ के आगे निकल जाना, तुरंत छोड़ के आगे निकल जाना। समझ जाना कि सलीम भैया ने बोला था कभी ऐसा होगा तो उसको छोड़ के निकलना है, क्योंकि हो सकता है पेपर में ऐसे बहुत सवाल हो जो 2-2 लाइन के हो, जो आसान सवाल हो, हमें पहले वो करने हैं। आगे बात, मेरी बात समझ में, ठीक? तो इस बात का ध्यान देना है कि लेंथी क्वेश्चन लास्ट में, उसी प्रकार से टफ क्वेश्चन हो सकता है कुछ सवाल तेरे सामने ऐसे रहे जिसके बारे में तेरे को सोचना पड़े, यार ये कैसे होगा, यार ऐसे, तुरंत छोड़ दे भाई, बाद में करेंगे इसको, ये कैसे होगा वाली सोच बाद में देखेंगे, पहले वो सवाल कर लेते हैं जो आसान है, जो होने वाले सवाल हैं, जो सवाल हमने क्लास नोट्स में खूब प्रैक्टिस करी है, जो सवाल हमारे मॉड्यूल में है या पहले जो देखते समझ मारा ऐसे होगा, तो पहले हमको वो सवाल करने हैं। और उसी हिसाब से टाइम टेकिंग क्वेश्चन, कभी मान के चल कोई मैथ का कॉलम इतना लंबा चौड़ा आ गया, ठीक है, तुझे लग रहा है कि वो सवाल को 5 मिनट देने, 5 से 6 मिनट हमको देने पड़ेंगे, 6 मिनट में फिर तू शायद नंबर क्वेश्चन कर 2 या 4 मार्क्स निकाल पाएगा। अगर तेरे को ऐसा एहसास हो रहा है तो फिर लास्ट में कर उसको, पहले बाकी क्वेश्चन करो, पहले बाकी क्वेश्चन करो, जो आसान सवाल है, जो जल्दी होने वाले सवाल है, पहले उनको करो, बिल्कुल एग्जाम की तरह, जैसे जेईई एडवांस के पेपर में बैठे हो। और गलतियां हो जाती है, जैसे करेक्ट इनकरेक्ट की गलती हो जाती है, करेक्ट इनकरेक्ट सबसे बड़ी गलती है। काफी बच्चे क्या होता है, इसी में हम निपट जाते हैं, करेक्ट में तो हम ध्यान नहीं देते हैं, वो चुपके से लिख देगा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट में क्या है, ए बी सी डी, तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड ये बोलता है कि जब हम इनकरेक्ट पढ़ते हैं तो पहली बात तो आधे बच्चों को तो इनकरेक्ट दिखता ही नहीं है, वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की, वो मतलब ऊपर चीज पढ़ने की बजाय वो सीधा यहां चले जाते हैं एबीसीडी पर, एबीसीडी ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से वो टिक लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो बच्चे तो वैसे ही गलत कर दिया उन्होंने, मतलब निगेटिव मार्किंग और हो गई उनकी। कुछ बच्चों का स्टेट ऑफ माइंड ये बोलता है कि वो पढ़ तो लेते हैं इनकरेक्ट, वो समझ जाते हैं हाँ ये गलती कराएगा, इनकरेक्ट कह रहा है, मैं गलती नहीं करूंगा, लेकिन जब वो ऑप्शन ए की लैंग्वेज में जाते हैं ना, तो ऑप्शन ए की लैंग्वेज इस प्रकार की दी होती है कि वो उस लैंग्वेज में इतना खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि भाई इनकरेक्ट निकालना था। ऐसा भी मैंने देखा है काफी बच्चों के साथ, या वो भाई साहब पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तक उन्होंने सॉल्व कर लिया, फिर जब वो तीसरे तक पहुंचे या चौथे तक पहुंचे तो वो क्लास में इस क्वेश्चन में इतना खो गए कि वो भूल ही गए कि भाई इनकरेक्ट था। उनको दिखा भाई डी ऑप्शन तो करेक्ट जा रहा है, उसको यहां टिक कर दिया उन्होंने।
तो इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे सवालों को करने का क्या तरीका होता है? करने का तरीका होता है, पहले आप निकालो हमारा आंसर, पहले आप हमारा आंसर निकालो। मतलब भाड़ में गया इनकरेक्ट, इसको बड़ा सा गोला बना के लिख ले, बोले पहले हम वो स्टेटमेंट निकालेंगे। देख सुकून से करना होता है सवाल, इसमें तू 1 मिनट फालतू दे दे कोई दिक्कत नहीं है। जे एडवांस में कभी पेपर ऐसा नहीं आता है कि बच्चों को समय ना मिले सेलेक्ट होने के लिए, समय भरपूर मिलता है, आपको अपना टैलेंट दिखाने का वक्त मिलेगा, बस गलती नहीं करनी है। तो पहले तू अपना निकाल ले। भैया हमने निकाला कि ए और सी करेक्ट है, ए और सी करेक्ट है, हमने पता कर लिया ए और सी करेक्ट है। बोले हाँ, अब तू उनका लिख, अब उनका आंसर क्या है? बोले उनका आंसर है बी और डी। फिर बी और डी तू टिक कर। उसी प्रकार से ट्रू फॉल्स पे ध्यान देना है, उसी प्रकार से यूनिट पे ध्यान देना है। कभी कभी यूनिट सेंटीमीटर में दे दी, यूनिट कुछ और में देती, सेकंड की जगह चुपके से मिली सेकंड लिख दिया, ठीक है, हमने सेकंड के लिए सॉल्व कर दिया, बाद में पता चला भाई यार ये तो मिली सेकंड में दे रखा था, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान से जो है आपको ध्यान देना है। फिर भी मुझे पता है आप में से काफी बच्चे बहुत गलतियां करेंगे, इट्स ओके, मुझे पता है, मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड हूं कि आप लोग गलतियां करोगे। कोई बात नहीं, आप गलतियां करो, गलतियां करोगे बहुत अच्छी बात है, तभी हम उसको सुधार पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी पूरे 2 साल का वक्त है। आप गलती करो, हम पेपर को फिर जो है उसको सुधारेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्या क्या गलती हुई, उसका क्या क्या सुधार होगा। फिर अगला पेपर होगा, फिर तू गलती करके आएगा, फिर मैं तुझे सुधारूंगा उसको, फिर तीसरा पेपर होगा, फिर तू कोई नई गलती करके आएगा, फिर उस पर काम करेंगे, फिर चौथा पेपर होगा, फिर और कोई नई गलती करेगा तू। तो इस प्रकार की गलतियां बहुत सारी करता रहेगा, और हर गलती से अपन को सीखना है, और धीरे 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 करके जब तू बहुत सारे टेस्ट दे लेगा 1 साल में, तब तुझे आइडिया लग जाएगा यार इस प्रकार की गलतियां होती है, और फिर हम लोग उस पर फिर धीरे धीरे काम करेंगे और अपने अंदर जो है इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। क्लियर है बेटा? आई होप मेरा पॉइंट आप सारा समझ गए हो, जो मैंने आपको समझाया है। इन बातों का ध्यान देना है आप लोगों को। तो चलो आज की क्लास में यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों के लिए केपीपी रिकॉर्ड कर लेता हूं अब, ठीक है। मैं सुबह 7 बजे तक पूरी 70 के 74 क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको सुबह तक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है बंधु, ठीक है भाई, चलो ठीक है। और एक बात और कहना भूल गया मैं, कि पेपर की शुरुआत, ये मेरा सजेशन है, सलीम भैया का सजेशन ये है, सलीम भैया का सजेशन ये है, ये मेरा सजेशन है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो ठीक लगे वो कीजिएगा। मेरा सजेशन ये है कि पहले आप केमिस्ट्री से शुरुआत करो, केमिस्ट्री के बाद फिर आप फिजिक्स पे जाओ, और फिजिक्स के बाद फिर आप मैथ्स पे जाओ, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। फिर भी अभी हम कितने भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप जितना एक्सपेरिमेंट करना चाहो करो, अभी हमारे पास भरपूर टाइम है, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, सुधारेंगे, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, क्वेश्चन हम लोगों ने अगर मेहनत की होती है तो क्लास नोट्स वाले क्वेश्चन हमको पेपर में मिल जाते हैं, देखने के लिए मिलते ही है वो हमेशा। तो जब वो सवाल हमको मिल जाते हैं ना, और हम उनको टिक करने लगते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि यार सवाल बन रहे हैं हमसे। फिर जब फिजिक्स में जाते हैं, फिजिक्स से सवाल बन रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर और कॉन्फिडेंस आता है। तो जब दोनों चीजें बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस में आती है, तो फिर हम मैथ्स में भी जो है हम अच्छे से पेपर फोड़ देते हैं। और अगर कोई बच्चा मैथ्स उठा लेता है शुरू में, उसने भाई साहब पूरी क्वेश्चन को सॉल्व किया, और लास्ट में उसने कोई कहीं सिली मिस्टेक्स हो गई, उससे प्लस माइनस की गलती हो गई और आंसर मैच नहीं कर रहा है, उसने 4 सवाल ट्राई करे, 4 में से उसके 2 सवाल उसके कहीं सिली मिस्टेक्स या कैलकुलेशन में फंस गए, और 4 सवाल में आधा घंटा हो गया, तो फिर वो बच्चा पैनिक कर जाता है कि यार 4 सवाल 5 सवाल किए मैंने और आधा घंटा हो गया यार, मुझसे 2 सवाल भी नहीं हुए यार, सारा टाइम निकल गया। तो फिर वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है पेपर के दौरान। तो फिर वो आते हुए सवाल जो इसके होते हैं या इसके होते हैं, फिर वो भी निपटा देता है। तो इट्स योर चॉइस, आपका सजेशन है, मेरा फर्ज था बताना। तो मेरे हिसाब से आप इस सीक्वेंस में आप इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है भाई। चलो बाकी आप करके आओ, पेपर के बाद डिस्कस करेंगे हम, पेपर तेरा कैसा हुआ है सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट बेटा, ठीक है। तो अब मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं भैया, वो 74 नंबर की जो है, मतलब जो है कि मैं केपीपी अब डिस्कस, मैं वीडियो सॉल्यूशन बना देता हूं, ठीक है। उसको डिस्कस मैं कल सुबह 7 बजे तक तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसको बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन का मजा लीजिएगा, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो, मैं और ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को अभी वो डिस्कस करना है। तेरी 74 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई, मैं तो सोच रहा हूं कैसे होगा। टिक करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। चलो बेटा अपना ध्यान रखिए, ठीक है, टेक केयर। सचिन सर को कॉल करने के लिए आप कह रहे हो, मैंने कॉल किया था लेकिन वो जो है उठा नहीं था, तो शायद मैं आपकी क्लास के बाद फिर कॉल करूंगा सर को, ठीक है। मैं आपकी क्लास के बाद फिर कॉल करूंगा मैं, तो फिर जो है फिर देख लेते हैं उसके बाद। कोई आपने बोला शायद तबीयत उनकी ठीक नहीं है, मैं देख लेता हूं भाई, बात कर लूंगा मैं, ठीक है। चलो आप लोग अपना ध्यान रखिए, तब तक टेक केयर। और हाँ, ये लेक्चर कैसा रहा, सारी चीजें कैसे समझ में आई, सब आई, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें आप। टेक केयर।